हाय फ्रेंड्स, ज्ञान विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ज्ञान विद्या क्लासेस की तरफ से समष्टि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक्स कराने जा रही हूँ। आइए हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं। मैंने इसकी फ़र्स्ट बुक नहीं कराई है, मैं सीधा सेकंड बुक से करा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास फ़र्स्ट बुक है नहीं, तो इसलिए मैं सेकंड बुक करा रही हूँ। हम आके फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, इसमें क्या है? इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यह फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम फर्स्ट चैप्टर के ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे कितने टॉपिक्स हैं ये देखिए। पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं? वस्तुओं का दो प्रकार से वर्गीकरण। दो प्रकार से वस्तुओं का वर्गीकरण है। कौन कौन से? उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। दूसरा है अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु। ये हो गए वस्तुओं के दो प्रकार से वर्गीकरण। सेकंड है उपभोग व्यय की अवधारणा तथा घटक। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है निवेश की अवधारणा तथा घटक। फोर्थ पॉइंट स्टॉक तथा प्रवाह। फिफ्थ पॉइंट अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र। सिक्स पॉइंट अर्थशेष से प्रवाह, वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह। और सेवन पॉइंट मुद्रा का चक्रीय प्रवाह। ये 7 पॉइंट्स हैं इस पूरे चैप्टर में। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकरण। आइए हम इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग आर्थिक गतिविधि के मूल तत्व हैं। मतलब उत्पादन और उपभोग अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था में अनगिनत वस्तुएं उत्पादित तथा उपभोग की जाती है। मतलब अनगिनत मतलब हम जिसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी वस्तुएं हम डेली यूज़ में लेते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या यूज़ करते हैं। ये वस्तुएं स्कूली बच्चों के लिए जूते और कमीजें, खेतों और फार्मों के लिए मशीनें तथा उपकरण, रक्षा बलों के लिए बंदूकें और गोला बारूद। ये सारी यूजेस है। बच्चों के लिए जूते होते हैं, कमीजें होते हैं, खेतों के लिए फार्म मशीनें जैसे ट्रैक्टर हो जाते हैं, रक्षा बलों यानी हमारे जो सैनिक होते हैं उनके लिए बंदूकें तथा गोला बारूद, ये सब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पर्यटकों के लिए जहाज़ और हवाई जहाज़ इत्यादि, मतलब जो भी आने जाने वाले टूरिस्टर होते हैं उनके लिए जहाज़ और हवाई जहाज़ ये हम मैन्युफैक्चर करते हैं। विभिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न विशेषताएं दर्शाती हैं। मतलब जो भी वस्तुएं उनकी सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तदनुसार उनका आर्थिक मूल्य यानी इकोनॉमिक वैल्यू भी अलग अलग होती है। सबका प्राइस अलग होता है और उसकी वैल्यू भी अलग होती है इकोनॉमिक्स की नज़रों में। कुछ वस्तुएं अंतिम रूप से परिवारों यानी गृहस्थों द्वारा उपयोग की जाती है, जैसे जूते और कमीजें। मतलब हम ये लास्ट टाइम यूज़ करते हैं जूते और कमीजें, सिर्फ डायरेक्ट ये गृहस्थों यानी परिवार यूज़ करते हैं। जबकि कुछ अंतिम वस्तुएं से उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाती हैं। मतलब कुछ उत्पादकों द्वारा लेती हैं। मतलब कि जैसे कि कोई दुकानदार हो गया, वो उसने पहले मैन्युफैक्चर से लिया है वो सामान और बाद में वो हमें गृहस्थों यानी परिवारों को बेच रहा है। ऐसे होता है, ऐसे भी उपयोग की जाती हैं। जैसे ट्रैक्टर और ट्रैक्टर, ये भी बीच में यूज़ की जाती है। कुछ वस्तुएं केवल एक ही बार उपयोग की जाती है, जैसे दूध और चॉकलेट। जबकि कुछ बार बार उपयोग की जाती है, जैसे कंप्यूटर और सेलुलर फ़ोन, ये हम बार बार यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ वस्तुएं कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है, जैसे बिस्किट के लिए आटा और फर्नीचर के लिए लकड़ी। ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी ज़्यादा इसको फोकस नहीं करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ वस्तुओं के दो प्रकार से वर्गीकरण, इसी के हम आगे टॉपिक पे जाते हैं। क्या है? वस्तुओं का दो प्रकार से वर्गीकरण कैसे होता है? फर्स्ट वर्गीकरण क्या होता है? उपभोग वस्तु यानी कंजप्शन गुड्स, या उपभोक्ता वस्तु यानी कंज्यूमर गुड्स। इसको ये दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड सेकंड इसी का पॉइंट है पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड्स। एंड सेकंड यहाँ पे आ गया अंतिम वस्तुएं, एंड इसका भी आ गया मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स। ये चार गुड्स होते हैं जो हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वन में 2 आते हैं, सेकंड में भी 2 आते हैं। तो हम इसको डीपली हम यहाँ पे आके समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है वो आके पहले समझते हैं। उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु यानी ये वाला फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे आके पढ़ते हैं। क्या है ये? उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु वे वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। मतलब हम जो डेली यूजेस में सामान यूज़ करते हैं, जो वैसी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हो जाती है? उपभोग वस्तुएं यानी उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। मतलब किसी और की हेल्प के लिए नहीं किया जाता है। धन के प्रयोग द्वारा उपयोग किया गया दूध या आइसक्रीम, ये हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। सेकंड पे आते हैं हम उपभोग वस्तु, उपभोक्ता वस्तु। इनको भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है? टिकाऊ वस्तुएं यानी ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स।
गैर टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गुड, अभौतिक वस्तुएं या सेवाएं, नॉन मटेरियल गुड्स सर्विसेज। यानी हम उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुओं का हम चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये चार हैं: टिकाऊ वस्तुएं, अटिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, अभौतिक या सेवाएं। अब हम इनको पढ़ेंगे डीपली। फर्स्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती है जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार, स्कूटर, ये हो गई टिकाऊ वस्तुएं जिसे हम कितने सालों तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होगी। अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जा सकता है, जैसे कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी। इन सब का हम एक से ज़्यादा साल के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग वस्तुएं। ठीक है, गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है, जैसे हो गई उदाहरण के लिए आप जिस डबल रोटी को खाते हैं वह डबल रोटी एक बार के उपयोग में समाप्त हो जाती है। यानी ऐसी गैर टिकाऊ वस्तुएं जो हम एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं, जैसे स्याही, घरेलू एलपीजी गैस, एक बार यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाती है, फिर हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हो गई गैर टिकाऊ वस्तुएं। और ये सेवाएं होगी, जैसे सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर इत्यादि, ये सारी हमारी सेवाएं हैं। ठीक है, ये हमें डॉक्टर भी सेवाएं देता है, वकील, घरेलू नौकर इत्यादि, ये सारी हमें सेवाएं देता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक प्रकार का कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में का सेकंड टॉपिक था पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, यहाँ पे आके हम देखते हैं। कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तु के रूप में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती है। यानी अंतिम वस्तु के रूप में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती है। मतलब जो भी हम यूज़ करते हैं फाइनल गुड्स, जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए ये क्या होती है, कैपिटल गुड्स एक परिसंपत्ति होती है, यानी फिक्स असेट्स होता है। इन वस्तुएं जैसे प्लांट तथा मशीनरी का उत्पादन प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। यानी ये फिक्स असेट्स होते हैं पूंजीगत कैपिटल गुड्स। ये जो मैन्युफैक्चर होता है वो कई साल तक अपना जो भी मैन्युफैक्चर वो आइटम करता है उसमें यूज़ करता है बार बार। जैसे कोई भी मशीन होगी, बिस्किट बनाने की मशीन हो गई, वो बार बार यूज़ करेगा एंड बिस्किट बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो फिक्स असेट्स हैं और कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं उसे। यहाँ आते हैं, यद्यपि नट तथा बोल्ट अथवा कील तथा पेंच को भी कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जाता है, किंतु ये पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और ऊपर से इनका मूल्य भी ज़्यादा नहीं होता, यानी इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती और इनसे कोई भी सामान हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हम इससे बिस्किट नहीं बना सकते, कोई मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं कर सकते इसको, इसीलिए ये फिक्स एसेट्स यानी कैपिटल गुड्स नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि ये कम मूल्य वाली होती हैं, इसमें यही लिखा है। इसीलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सभी इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, यानी सारी मशीनें जो होती हैं कैपिटल गुड्स नहीं होती। यहाँ पे पढ़ते हैं, समझ रहे कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। दर्जी की दुकान में रखी एक सिलाई मशीन दर्जी की स्थिर परिसंपत्ति, यानी कोई भी दर्जी, यानी कि जिसे हम टेलर कहते हैं, टेलर अगर वो मशीन को यूज़ करके किसी के लिए सूट बनाएगा, ड्रेस बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, तो वो उसके लिए क्या होगी, कैपिटल एसेट्स होगी, फिक्स एसेट्स होगी, कैपिटल गुड्स होगी। अगर वही मशीन हम घर में यूज़ करेंगे, डेली कामों में यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी, ना ही वो कैपिटल गुड्स होगी। ठीक है, ना ही वो फिक्स एसेट्स होगी। किंतु वही मशीन यदि एक उपभोक्ता परिवार के घर में, वह पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगी। ठीक है, तब केवल एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार पर्यटक कंपनी की एक कार एक पूंजीगत वस्तु है, किंतु वही कार यदि वो एक उपभोक्ता परिवार के लिए यूज़ करता है तो वो क्या होगी, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ही है। उत्पादक वस्तुएं उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनका प्रयोग उत्पादक की प्रक्रिया में करते हैं। जैसे कोई भी हमने मशीन लगाई, कोई भी हमने मशीन लगाया, प्लांट लगाया, उससे हम बिस्किट बनाते हैं। ठीक है, वो कैपिटल गुड्स हो गया, वो एक मशीन हो गई, वो एक कैपिटल गुड हो गया, यानी वो हमारे
मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर वही हमने तो हम यहाँ पे थे, जो मशीनें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है उसे कैपिटल गुड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आगे हम इन वस्तुओं में सम्मिलित होती हैं कौन कौन सी, वे वस्तुएं जिनका उत्पादन कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, वो क्या हो गई, कैपिटल गुड्स होगी, ठीक है। वे वस्तुएं जिनका उत्पादन स्थिर परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे प्लांट तथा मशीनरी, ये भी कैपिटल गुड्स हो गई। उत्पाद की स्थिर परिसंपत्ति से भिन्न कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तु टिकाऊ उपभोग वस्तुएं नहीं होती, ये एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर होता है वो ये सामान लेता है तो उनके लिए क्या होती है, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं नहीं होती, ठीक है। ये एकल उपयोग वस्तु होती है, एक बार यूज़ करके वो फाइनल वो गुड्स बना देता है, ठीक है। जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः उस लकड़ी का कुर्सी बनाने के लिए एक बार उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत स्थिर परिसंपत्तियाँ और उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। और जो पूंजीगत वस्तु होती है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग में बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन लकड़ी को हम बार बार यूज़ नहीं करते, उसे एक ही बार यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमने कोई मशीन ले लिया है, जैसे कि हमने सिलाई मशीन ले लिया, वो टेलर के पास है, तो वो क्या हो गई, पूंजीगत वस्तु है, यानी वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है कोई भी सामान, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो घर में नहीं रख सकते हम उसे, अगर हम घर में रखेंगे तो वो प्रोड्यूस ज़रूर करेगी, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो अगर वो कोई बिज़नेस में वो काम करेगी वो मशीन, तभी वो कैपिटल गुड कहलाएगी, अदरवाइज़ वो घर में यूज़ होएगी तो वो कैपिटल गुड नहीं कहलाएगी। हाँ, प्रोड्यूस करेगी यानी उसको उत्पादक वस्तु कह सकते हैं, लेकिन पूंजीगत वस्तु नहीं कह सकते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड। अंतिम वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, यानी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की, मतलब उसमें जितने भी पैसे ऐड करने थे, मूल्य ऐड करना था, एंड जो भी उसमें जितनी भी उसकी मतलब कि जो भी जितना भी प्रोसेस रह रहा था वो फाइनल करने के लिए वो सारा फाइनल हो गया है, एंड वह प्रयोगकर्ता यानी फाइनल यूज़र तक जाने के लिए रेडी है वो वस्तु, ठीक है। अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता तथा उत्पादक होते हैं, यानी जैसे हम हो गए, हमें कोई सामान यूज़ करना है तो हम कौन हो गए, उपभोक्ता, ठीक है, या फिर उत्पादक जो भी होता है जो मैन्युफैक्चर करता है उसी को उत्पादक कहते हैं, यानी वो भी हो गया हमारा प्रयोगकर्ता, ठीक है। तदनुसार अंतिम वस्तुओं को प्राय अंतिम भोक्ता वस्तु तथा अंतिम उत्पादक वस्तु के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जो भी फाइनल गुड्स होते हैं उन्हें हम अंतिम भोक्ता वस्तु भी कह सकते हैं, अंतिम उत्पादक वस्तु यानी जो मैन्युफैक्चर जो लास्ट मतलब फाइनल गुड्स रेडी कर चुका है तो उसे क्या बोल सकते हैं, अंतिम उत्पादक वस्तु भी कह सकते हैं, और जो फाइनल यूज़ कर रहे हैं उसे अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी कह सकते हैं, ठीक है। वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अंतिम उपभोक्ता वस्तु का अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदा जाता है, यानी जो भी उपभोक्ता है वो वस्तु को क्यों खरीदता है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वो वस्तु खरीदता है, इसलिए उसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अंतिम उत्पादक वस्तु का अंतिम रूप से उत्पादकों द्वारा खरीदा जाता है, ठीक है। जो भी उत्पादक होते हैं वो लास्ट टाइम खरीदा जाता है एंड वो दूसरे सेलर्स को बेचते हैं वो, ठीक है, सेलर्स को बेचते हैं एंड वो फिर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। और उत्पादन प्रक्रिया में समांतर इनका प्रयोग स्थिर परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है, यानी स्थिर परिसंपत्ति के फाइनल एसेट्स के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तु पर किए जाने वाला व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है, मतलब जो भी परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तु पर किया गया व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट्स गुड्स क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया, मतलब उसमें अभी मूल्य ऐड करना है एंड उस मतलब अभी वो फाइनल नहीं है, वो यानी वो रेडी नहीं है अभी बाहर जाने के लिए, ठीक है। जैसे हम रेडी नहीं होते, जब हम तैयार होंगे, जब भी हम बाहर जाएंगे, बाहर जाने के लिए रेडी होंगे, उसी प्रकार सामान भी होता है, उसे भी रेडी होना पड़ता है बाहर जाने के लिए, मार्केट में उतरने के लिए, ठीक है। अभी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है, ठीक है, जो अभी अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अन्य शब्दों में मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जिनमें एक फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म से कच्चे माल के रूप में अथवा पुण्य बिक्री के लिए खरीदा जाता है,
यानी मैन्युफैक्चर हो गया, वो सामान को मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, एंड जो दूसरे रीसेलर्स होते हैं वो उन सामान को ख़रीदेंगे एंड वो मार्केट में ले जाके उसमें अपने लिए पैसे ऐड करके एंड फिर वो किसको बेचेंगे, कस्टमर्स को बेचेंगे, वो हो जाएंगे फाइनल गुड्स। फिर उदाहरण, यदि फर्म एक्स फर्म वाई से पुण्य बिक्री रीसेलिंग के लिए कमीजें खरीदते तब वे मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अगर कोई एक्स फर्म ने वाई फर्म को अपनी कमीजें दी हैं तो वो जो वाई फर्म ने एक्स फर्म से ख़रीदी हैं तो अब वो उसमें मूल्य ऐड करेंगे, यानी पैसे ऐड करके वो फिर बेचेगा, यानी वाई के लिए वो क्या हो गई, फाइनल गुड्स नहीं हुआ। ठीक है, फाइनल गुड्स जब वो सेल करेगा उसमें पैसे ऐड करके तब वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। क्योंकि पुण्य बिक्री द्वारा इन कमीजों में मूल्य की वृद्धि की जानी है। इसी भांति कुर्सियाँ बनाने के लिए बढ़ई द्वारा खरीदी गई लकड़ी एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि कुर्सियाँ बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यानी मध्यवर्ती वस्तुएं लक्कड़ भी होती है, चीनी भी मध्यवर्ती होती है, कोई हलवाई के लिए अगर वो लेता है तो कोई सामान बनाने के लिए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं हो सकती हैं। ये हम देखते हैं, एक ही वस्तु द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट देखते हैं होता है, यानी हाँ जी हो सकती है। जैसे कि कोई चीनी हो गई, अगर वो हलवाई ने लिया तो क्या हो गई, उसके लिए हो गई इंटरमीडिएट्स गुड्स। कैसे, जैसे कि उसने वो यूज़ करके उसमें से मिठाइयाँ बनाई हैं तो उसके लिए क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वही चीनी हम अपने घर में यूज़ करेंगे चाय बनाने के लिए, वो क्या हो गई, फाइनल गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसका टॉपिक क्या लिखा है। कुछ वस्तुओं को अंतिम वस्तु तथा कुछ अन्य वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुओं का नाम देना संभव नहीं है। एक ही वस्तु अंतिम तथा अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यह अंतर उपभोग वस्तु के अंतिम प्रयोग पर निर्भर करती है, यानी कौन यूज़ करता है ये वस्तुएं, ठीक है, उस पर निर्भर करती है। यानी बिस्किट के उत्पादन में चीनी का कच्चे माल के रूप में प्रयोग एक मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है, किंतु एक परिवार द्वारा दूध अथवा चाय में प्रयोग की गई चीनी एक अंतिम वस्तु है। ये आपको समझ आ गई, आई होप। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वस्तु का अंतिम उपयोगी महत्व रखता है। ठीक है, वस्तु का अंतिम या मध्यवर्ती के रूप में वर्गीकृत करते समय वस्तु का अंतिम उपयोग यानी एंड यूज ही महत्व रखता है। देखने की बात यह है कि किस अंतिम उपयोग के लिए एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यदि उत्पादकों द्वारा उसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है तो इसे मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा। यदि उत्पादकों द्वारा इसे खरीदा तथा पुनः बेचा भी जाता है तो भी इसे मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा। किंतु यदि इसे उत्पादक द्वारा स्थिर परिसंपत्ति जैसे किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है तो इसे अंतिम वस्तु माना जाएगा। और निसंदेह परिवार द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु का अंतिम वस्तु माना जाएगा। ये भी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करता है वस्तु को लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में डिफरेंसेस बिटवीन। ठीक है, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ क्या है मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और फाइनल गुड्स क्या होता है। मध्यवर्ती वस्तु ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती। ठीक है, ये मध्यवर्ती वस्तुओं की। सेकंड आते हैं फाइनल गुड्स पे। ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं। ये सेकंड पॉइंट है। लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो भी लास्ट ईयर में बचे रहता है सामान, ये हम कच्चे माल के रूप में इसे यूज़ करते हैं न्यू ईयर से। ठीक है, एंड लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट, लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है। यानी लाभ प्राप्त करने के लिए पुनः बिक्री यानी दोबारा बेचा जाता है। ठीक है, लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। इसमें क्या है, इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। इसमें क्या है, इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को मध्यवर्ती उपभोग अथवा मध्यवर्ती लागत कहा जाता है। इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को अंतिम व्यय यानी C+I कहा जाता है। 6 पॉइंट है, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके आगे अभी सेकंड पॉइंट है, ये अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगी।
ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, विथ सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आपके पास ऐसी और वीडियो बना के भेज सकूं। आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ आया हो। थैंक यू अगर समझ आया तो। ओके, बाय।